नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इस वक्त जॉर्डन में है, जहां अब से कुछ देर बाद उनकी वहां के किंग से मुलाकात होगी। पीएम मोदी के इस दौरे से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू और चर्चा करेंगे पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे में क्या रहने वाला है खास और इसके मायने क्या है। होगी बात संसद के हंगामे और कामकाज की भी। दिखाएंगे खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल कांग्रेस की रैली के दौरान दी गई गाली पर उठे सियासी उबाल की। इस मुद्दे पर सियासी दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे चर्चा भी। बताएंगे आपको बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कार्यभार कैसे संभाला। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। अब से कुछ देर बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। भाजपा की संसद में कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग। राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा जारी। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया उनका स्वागत। महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा। एक ही चरण में 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी अम्मान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के उनके समकक्ष जाफर हसन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री के साथ वहां के औद्योगिक मामलों के मंत्री, अम्मान के मेयर, अम्मान के गवर्नर और मेट्रोपॉलिटन सुरक्षा विभाग के निदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बीते 37 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की ये पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगे उठाए लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया।
अम्मान में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का स्वागत परंपरागत ढंग से किया। इस अवसर पर कलाकारों ने गणेश वंदना और शिव स्तुति पर कथक और भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। तो जॉर्डन में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए आज का दिन किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने और बातचीत का अवसर भी मिला। कथक और भरतनाट्यम कलाकारों के लिए भी ये यादगार का क्षण रहा। पहले गणेश वंदना और फिर शिव भक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जॉर्डन वासियों ने, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने स्वागत किया। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन दो परफॉर्मर से जिन्होंने प्रधानमंत्री को के सामने परफॉर्म किया है। कैसा लगा परफॉर्म करके और प्रधानमंत्री ने क्या बोला आपसे? बहुत खुश है। ही आस्क्ड मी फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया एंड यू नो कितने साल से जॉर्डन में हूँ। इट वाज इंडीड अ प्राइड मोमेंट फॉर मी। यू नो आई विल चेरिश दिस मोमेंट फॉर एवर इन माई लाइफ। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा गर्व के पल। क्या नाम है आपका और कैसा लगा फाइनली पीएम के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला? मेरा नाम अर्चिशा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और उनने मेरे से पूछा कि आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो, कहाँ से हो, एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेड माई फैमिली एंड माई टीचर प्राउड एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू हैव। और मम्मी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट? बहुत खुशी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत खुशी है, मेरी बच्ची ने आज सर के सामने, पीएम मोदी जी के सामने परफॉर्म किया। इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशा कपूर है। क्या बोले थे पीएम आपके? पीएम मेरी डॉटर से बोले थे कि आप लोग, उसका नाम पूछा और उसके बाद पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो हम दिल्ली से हैं, यही बताया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबको एक एक करके अटेंशन दी, किसी को भी छोड़ा नहीं। नोबडी इज फीलिंग मतलब लेफ्ट आउट। Everybody has got the attention. Very humbled and honored to meet such a great personality. If I have manifested to meet someone in my life, it is Modi ji, and it was truly because he is one person, you know, who has risen India to a next level by giving a clarity, confidence and courage to all the Indians here. So it's truly humbling. He is Jai Shri Ram. ये सब लोग बहुत खुश है। एक गर्व का पल इन सब के लिए। पीएम को नजदीक से देखने का मौका मिला, पीएम से बातचीत करने का मौका मिला, पीएम के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और मौका मिला उनके साथ फोटो खिंचवाने का। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण 3 देशों का दौरा और पहला पड़ाव जॉर्डन है। किस लिहाज से ये जॉर्डन का पड़ाव बेहद खास है? भारत और जॉर्डन दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से तो कुछ तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। 37 वर्ष बाद पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये जॉर्डन की यात्रा है। राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष इस बार दोनों ही देश मना रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांजिट यात्रा की थी, यानी वहां से वो गुजरते हुए आते, लेकिन एक पूर्णकालिक द्विपक्षीय एक दौरा उनका नहीं था। 2018 में जॉर्डन के राजा भारत आए थे। उस दरमियान भी अपने आप में दोनों देशों के संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली थी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जॉर्डन में 17,500 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। तो ये अच्छा खासा एक भारतीय प्रवासियों की संख्या है जो कि जॉर्डन में रहते हैं। अगर दोनों नेताओं की मुलाकातों का जिक्र करें तो जो जॉर्डन के किंग हैं वो और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों का जिक्र करें तो G7 शिखर सम्मेलन जो अनुपुलिया इटली में हुआ था जून 2024 में, उस दरमियान दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण मुलाकातों का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 का जो मंच था वहां पर भी दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रियाद अक्टूबर 2019 का मौका भी था जब दोनों ही नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्डन के किंग के बीच मुलाकात हुई थी। तो ये अपने आप में तमाम वैसे मौके जब दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात हुई या फिर बातचीत हुई। 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि न्यूयॉर्क में सितंबर 2019 में हुई थी, उस दरमियान भी प्रधानमंत्री मोदी की
जॉर्डन के एक तरीके से वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, और उस वक्त कुछ हम तस्वीरें हमारे पास में लगातार आ रही हैं। अम्मान से ही उनका रुख करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री किंग के जो पैलेस है वहां पहुंचे हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं और अब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी वहां पर जॉर्डन के किंग के साथ। पैलेस में पीएम मोदी का पहुंचे हैं, वहां पे उनका स्वागत हुआ है और ये तस्वीरें जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने किया पीएम मोदी का स्वागत। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मौका जब दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार भव्य तरीके से स्वागत हुआ है अपने आप में प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जहां पर जो प्रेसिडेंट पैलेस में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए वहां के किंग अब्दुल्ला द्वितीय मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों ही देशों के नेताओं के बीच गर्मजोशी भरे लम्हे, क्योंकि शेक हैंड और गले लिख के मुलाकात करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है दोनों ही देश आपसी संबंधों को कितना महत्व देते हैं और मिलकर आगे बढ़ने के लिहाज से दोनों ही देश एक तरीके से आगे बढ़ने को लेकर तत्पर भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का 3 देशों के दौरे के दरमियान यह पहला पड़ाव जॉर्डन और प्रधानमंत्री अब इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस में है, जहां पे जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण 2 दिवसीय जॉर्डन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का और उस दरमियान ये मुलाकात की तस्वीरें जॉर्डन के किंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री आज जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया तमाम अन्य गणमान्य लोगों के साथ में, और होटल पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत हुआ था। और अब यहाँ से जो कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठकों का जो सिलसिले की शुरुआत होगी उससे पहले की प्रेसिडेंशियल पैलेस की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वहाँ पर उनका जॉर्डन के किंग ने उनका स्वागत किया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण लम्हा दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। और आज और कल 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण भारत और जॉर्डन के संबंधों को यहां से अब आगे बढ़ाने को लेकर 37 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पूर्णकालिक द्विपक्षीय एक तरीके से यात्रा हो रही है और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण लम्हा है। 37 वर्षों का मतलब लगभग 4 दशक का एक अंतराल की बात कहा जा सकता है, लेकिन अब जब ये मौका है तो उसके बीच में दोनों ही देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में गर्माहट निश्चित तौर से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद डेलीगेशन लेवल की मुलाकात भी होगी दोनों नेताओं के बीच में, शिष्टमंडल स्तर की और 1-on-1 भी बातचीत होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को लेकर एक सहमति बनती भी नजर आएगी। तो निश्चित तौर से पल पल जिस तरीके से खबरें और तस्वीरें हमारे पास आएंगी हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे, लेकिन इस तस्वीरों को दिखाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे भारत और जॉर्डन के ही संबंधों में किस प्रकार से तमाम पहले महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव रहे हैं जब दोनों देशों के संबंधों में घनिष्ठता आई है। कुछ और तस्वीरें आपको एक बार फिर से बताते हैं। और हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग के बीच की मुलाकातों की, और हमने अभी जो तस्वीरें देखी वो एक तरीके से आज की मुलाकात है और उससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं हम उसका जिक्र कर रहे थे। 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क सितंबर 2029 में हुई थी, उस दरमियान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जब भारत में पहलगांव का हमला हुआ था उस वक्त जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर बातचीत की थी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग का उन्होंने जिक्र किया था। अक्टूबर 2023 में गाजा के बारे में फोन पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी, कैसे शांति का रास्ता निकाला
टाला जा सकता है। G7 शिखर सम्मेलन जो इटली में हुआ था उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं कि वहां पे मुलाकात हुई थी। इसी प्रकार से अगर हम भारत और जॉर्डन के आर्थिक सहयोग की बात करें तो भारत है जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, यानी कि भारत बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है जो कि चौथे नंबर का स्थान रखता है जॉर्डन के द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से बात की जाए। द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात की जाए तो करीबन $3.25 अरब से ज्यादा का है और इसमें भी अपार संभावना है और शायद मौजूदा प्रधानमंत्री के इस दौरे से इसमें आगे बढ़ने का सिलसिला नजर आएगा। उर्वरकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश जॉर्डन भारत के लिए है और हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी GIFCO एक बिल के संयुक्त उपक्रम है जो कि भारत की जरूरतों को एक तरीके से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, खासतौर से फर्टिलाइजर्स के लिहाज से, और भारत की इफ्को एक तरीके से यहां पर इस संयुक्त उपक्रम का एक हिस्सा है। जिफ्को में $860 मिलियन का निवेश हुआ है और यह मिलकर भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से, खासतौर से जो उर्वरक है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आप में भारत की जो हमारी उर्वरक की जरूरतें हैं, ऊर्जा की जरूरत है, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साझेदार देश जॉर्डन। 2018 में रक्षा समझौता हुआ था। अगर रक्षा सहयोग के लिहाज से बात की जाए तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही एक तरीके से सरकार थी उस वक्त ये समझौता हुआ, और किस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में तमाम अन्य तथ्य उसका भी जिक्र करते हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता और पर साझा चिंताएं हैं दोनों देशों की और एक साझा रणनीति के साथ, सोच के साथ दोनों देश आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद के विरोधी जो एक तरीके से सोच है उससे कैसे निपटा जाए उस पर भी मिलकर सहयोग करने को लेकर दोनों देश साझा नीति रखते हैं। शांति प्रक्रियाओं को दोनों देश समर्थन करते हैं जो क्षेत्रीय शांति को एक तरीके से आगे बढ़ाती है। गाजा के पुनर्निर्माण पर भी दोनों देशों के बीच में विचार विमर्श होते रहे हैं और यह बताता है कि एक साझा सोच रख के विश्व शांति के लिए दोनों देश मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। कनेक्टिविटी के विजन के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा अपने आप में एक बड़ा पहलू है जिसको लेकर भारत के G20 शिखर सम्मेलन के दरमियान एक बड़ी पहल देखने को मिली थी। मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जुड़ेगा भारत और इसमें जॉर्डन एक बड़ा पड़ाव के तौर पर है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के लिहाज से सप्लाई चेन एक तरीके से तेज होगी और लागत और समय की बचत होगी जब हम इस गलियारे के माध्यम से मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक पहुंच अपनी सुनिश्चित करेंगे। जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से गल्फ के लिहाज से, मिडिल ईस्ट के लिहाज से बात की जाए तो जॉर्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड के तौर पे यहां पे नजर आता है। भूमध्य सागर तक मजबूत लैंड कनेक्टिविटी जॉर्डन में साफ तौर पे है, तो ऐसे में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से जॉर्डन के माध्यम से होता हुआ ये यूरोप तक का गलियारा न सिर्फ भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को मददगार होगा बल्कि वर्ल्ड सप्लाई चेन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में ये तमाम तथ्य बेहद खास थे और इसी महत्वपूर्ण खबर पे हम आगे चर्चा भी करेंगे और इसी पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण था। और ये अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के इस मौजूदा दौरे को लेकर तो बहुत ही खास है। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका परिचय कराते हैं। एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मीना सिंह राय जी हैं, विदेश मामलों की जानकार है, और हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल वरिष्ठो भी इस वक्त प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए जॉर्डन अम्मान में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों से शुरुआत करें उससे पहले हम विशाल आपका रुख करते हैं जल्दी से प्रधानमंत्री का यहां से आगे का कार्यक्रम क्या, क्योंकि इस वक्त उनकी मौजूदगी प्रेसिडेंशियल पैलेस में है। विशाल। जी हरिंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैलेस में मौजूद है और वहां पर वो बायलैटरल होगा उनका किंग अब्दुल्ला II के साथ, और ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी दोनों नेताओं के बीच में। इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिनर होस्ट करेंगे किंग अब्दुल्ला II, लेकिन उससे पहले जो इन दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन MOUs के हम साइनिंग की बात कर रहे हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, माफ कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इसके साथ ही कल्चरल टाइज के ऊपर फोकस है और एक ट्वाइनिंग एग्रीमेंट की बात भी है यहाँ पर जो पेट्रा है उसका और एलोरा केव्स के साथ। और जॉर्डन चाहता है कि पेट्रा को बॉलीवुड का डेस्टिनेशन बनाया जाए अगर फिल्म की शूटिंग्स के हम बात कर रहे थे, और उसी तरह टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। पेट्रा 2300 साल पुराना शहर है जो चट्टानों के बीच में छिपा हुआ था। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि उसका शुमार होता है 7 अजूबों के अंदर। तो ये तमाम चीजें जिनको लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जॉर्डन की आपने इंपॉर्टेंस की बात करी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और कल जिस तरह का इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टेररिज्म को लेकर दोनों देश जो ऑलरेडी सेम पेज पर हैं वो आगे किस तरह से काम कर सकते हैं उस पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि किंग अब्दुल्ला II ने 2015 में अकाबा प्रोसेस को इनिशिएट किया था जिसके तहत
फॉरेन फंडिंग के ऊपर जोर दिया गया था, किस तरह से उसको रोका जाए अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो, और हेड्स ऑफ स्टेट किस तरह से आपस में मिलकर इस नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं जी। और नॉन स्टेट एक्टर्स को किस तरह से नलीफाई किया जा सकता है, उन तमाम चीजों पर बातचीत हो बिल्कुल विशाल, सकती तो है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक साझा समझ भारत और जॉर्डन रखते हैं। अब मिस्टर भाटिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक आम भारतीय जो इस वक्त आपको सुनेगा उसको कैसे समझाएंगे कि भारत और जॉर्डन के आपसी रिश्ते और मौजूदा वक्त में कैसे मिलके ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ व्यापारिक रिश्तों में बल्कि तमाम एक जो साझी समझ है, रणनीतिक जो पहल है उसको लेकर। मिस्टर भाटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से ये कहूँगा आम व्यक्ति के लिए कि जॉर्डन का इस क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में बहुत अपना महत्व रहा है, क्योंकि 5 या 6 मुल्क ऐसे हैं जो इनके पड़ोसी देश हैं। तो एक तरह से जॉर्डन की बड़ी केंद्रीय स्थिति है भौगोलिक रूप से, और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी कहा जा सकता है। पुराने ज़माने में यानी अब से 25-30 बरस पहले एक समय था जबकि जॉर्डन को समझा जाता था कि ये पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, मगर वो युग बीत चुका है और इस समय जॉर्डन के मन में बहुत स्पष्ट बात है कि भारत की जो उभरती हुई छवि है और ख़ास तौर से जो भारत की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था है, उसका एक आकर्षण जॉर्डन के डिसीजन मेकर्स के सामने प्रस्तुत है। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर से जैसा आपने स्वयं कहा, जो काउंटर टेररिज्म का मामला है, जो वो मुद्दा है, उस पर जॉर्डन के नेताओं में और भारत के नेताओं में पूरी तरह से एक साझा समझ उत्पन्न हो चुकी है। तो इसलिए ये कहना आवश्यक है कि हालांकि बहुत बरसों के बाद एक पूरी यात्रा हो रही है और इसी दरमियान में डिप्लोमेटिक संबंध बनाए हुए 75 साल हो चुके हैं जी, मगर ऐसा नहीं है कि वो लोग मिलते नहीं हैं। वो बराबर जगह जगह पर जो हमारे दोनों शिखर के नेता हैं उनकी बातचीत होती रहती है, और उसके अलावा जो दूसरे सीनियर हमारे मंत्री हैं उनकी भी वार्तालाप बराबर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जॉर्डन के साथ संबंध बनाकर भारत ने एक बहुत संतुलित रूप से अपनी नीति सामने रखी है। चूंकि कुछ लोग जो ज़्यादा ठीक से नहीं जानते हैं वो बराबर ये कहते रहते हैं कि भारत इजराइल के करीब हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और इजराइल के संबंध अच्छे हो गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो किसी और के कीमत पर हो। और ये आज फिर से दिखा रहा है कि भारत जॉर्डन के संबंध और भारत दूसरे अरब राष्ट्रों के संबंध जो हैं वो भी एक बहुत अच्छी दिशा में प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल। मीना जी, आप किस तरह से देखती हैं कि द्विपक्षीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 4 दशक का एक समय लगा है, लेकिन मुलाकातें होती रही हैं। अब जब ये मौजूदा जो पूरा दौरा है पीएम मोदी का जॉर्डन का, यहाँ से संबंधों में आगे किस प्रकार की गर्माहट हम देख सकते हैं? क्या एक नया एक आधार देखते हुआ नजर आएंगे हम इसमें? मीना जी। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी जो बायलैटरल विजिट होती है हाई लेवल की, उसको हमें देखना चाहिए कई फैक्टर्स को मुद्दे नजर देखते हुए। एक है कि हमारा पुराना क्या कनेक्ट रहा है, एम्बेसडर भाटिया ने और आपने भी उसके बारे में बोला। एक वो चीज है जो हमारा सबसे बड़ा एक कहना चाहिए बेस है अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा मुद्दा होता है कि हमने अब तक जो है किस तरह से इन संबंधों को आगे बढ़ाया है। एम्बेसडर भाटिया ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का एक हमारा ये परसेप्शन था और उनके संबंध काफी थे, बट अगर हम देखें कि 2015 के बाद जिस तरह से हमारे संबंधों में गर्माहट आई है, चाहे वो हम आर्थिक संबंध कहें, चाहे वो हम राजनीतिक संबंध कहें, चाहे हम अपना ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करें, तो उनमें काफी बढ़ावा आया है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि इंडिया की जो हमारे भारत की जो ओवरऑल वेस्ट एशिया के पॉलिसी है, तो अगर हम वो देखें तो सालों हमने हमेशा बात ही सुनी है कि ये बहुत गल्फ के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, और अगर हम अरब कंट्रीज को देखें
तो जॉर्डन की एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है, मतलब हर जरिए से। जो किंग अब्दुल्ला हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं हमारे मोहम्मद साहब के, ठीक है। तो वो एक उनकी जो अहमियत है पूरे मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में कहना चाहिए, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जो इस समय हमारे जो ये पूरा रीजन है और इसमें जो डेवलपमेंट इस समय हो रहे हैं, हम चाहे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हम चाहे पीस की बात करें, हम चाहे बाकी मुद्दों की बात करें, तो मैं ये कहूंगी कि हमारी ओवरऑल जो वेस्ट एशिया की पॉलिसी रही है वो सीमित रही है खाली गल्फ तक, जहां से आपकी एनर्जी आ रही है। बट कुछ जो ये देश थे, और जॉर्डन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, आपने भी बताया सबको कि उसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, वो सब अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे ओवरऑल, जो हम अपनी पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी, और मेरे हिसाब से बहुत दिन से जो हम नहीं कर पा रहे थे, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। और जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है तो देखिए उसका जो इम्पैक्ट होता है ना जी। सिर्फ रीजन पे होता है, बल्कि वो उसके बियॉन्ड जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, टेररिज्म की बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम बात करें, जैसा कहा आपने, कनेक्टिविटी, आईमेक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी का हमारा जी। जरिया हम देख रहे हैं आगे, तो उसमें जॉर्डन की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और उस तरीके से आगे एक संभावनाएं भी खुलती है मिस्टर भाटिया, क्योंकि यहां से अब आगे क्या, मतलब इस दौरे में हम क्या बड़ी एक अपेक्षा रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं? हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से जो मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्री कह लीजिए, या तमाम जो देश है, उनके माध्यम से हमारे लिए वो एक व्यापारिक संबंध तो है, लेकिन एक रणनीतिक समझ होना, विषयों पे, वैश्विक समस्याओं पे आपसी एक समझ को विकसित करना, उस लिहाज से भी इस दौरे से हमें क्या अपेक्षाएं हम रख सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि दो स्तर पर हमें विशेष रूप से देखना होगा कि इस यात्रा के क्या परिणाम निकलते हैं। पहली बात तो ये है कि इस समय ये न केवल क्षेत्र बल्कि पूरा का पूरा विश्व एक अजीब सी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो उसमें दोनों नेता इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से जो महान शक्तियां हैं वो इस क्षेत्र में क्या चाहती हैं, और इस क्षेत्र की जो महान शक्तियां हैं, ईरान, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, वो क्या चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में फंसे हुए जो यहाँ के क्षेत्र के देश हैं और उनके मित्र हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि विश्व की जो रणनीति है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि दोनों देशों के नेताओं में एक अच्छी तरह से समन्वय हो जाता है तो बाकी बातें उससे निकल सकती हैं। दूसरा, निस्संदेह खाली पूरी दुनिया की राजनीति या क्षेत्र की राजनीति का बात करना ही पर्याप्त नहीं है, और जैसा मीना जी ने कहा, यह आवश्यक है कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूं कि इस समय खास तौर से ये बात स्पष्ट है कि जॉर्डन इस समय भारत के इन्वेस्टमेंट को और भारत की टेक्नोलॉजी को बहुत रुचि के साथ देख रहा है। कहा जाता है कि अमेरिका बहुत चाहता है कि भारत की कंपनीज अमेरिका में जाके बड़े इन्वेस्टमेंट करें, वो तो जब होगा तब होगा, मगर जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां पर हमारे जॉइंट वेंचर्स और हमारे और इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, आपने देख लिया है कि हमारा व्यापार बहुत सीमित है, व्यापार को बढ़ाने का सीम संभावनाएं हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, जियोपॉलिटिक्स एंड बायलैटरल कंसोलिडेशन, ये दोनों चीज़ों से हम देख पाएंगे कि हमारी ये यात्रा कितनी सफल होगी। बिल्कुल। विशाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे और उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया है। यहाँ पर भी लगभग 18-20 हजार के आसपास, संभवतः विशाल से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन हम इस बीच में मीना जी का रुख करते हैं। मीना जी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारतीय पहुंचे, तो वो एक गर्मजोशी जो हमें प्रधानमंत्री के लगभग सभी दौरों में देखने को मिलती है, यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे भारतीय समुदाय की मौजूदगी और किस प्रकार का पीपल टू पीपल कनेक्ट है और उसमें गुंजाइश,
क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट को आगे बढ़ाना, मोबिलिटी पे भी जोर रहता है, टूरिज्म की भी बात हो रही है, तो उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आम लोगों का आना जाना। तो उस लिहाज से क्या एक प्रोस्पेक्ट्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर मौजूदा वक्त में? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो उनमें एक ये कहना चाहिए खूबी है, और वो बड़े ही खूबसूरती से अपने आप को टॉप लीडरशिप से नहीं बल्कि लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हैं। अभी आप दिखा रहे थे कि किस तरह से वो छोटी जितनी भी बच्चियां हैं या जो परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो इंडियंस हैं, उनके साथ किस खूबसूरती से कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है, मैं जो ये डायस्पोरा जो हमारा है, इंडियन डायस्पोरा गल्फ में सबसे ज्यादा है, यहाँ उसकी अपेक्षा से कम है, बट मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। कुछ तस्वीरें हमारे पास में लगातार आ रही हैं जॉर्डन से, उनका भी रुख करते हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं और हम बात करते हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें भी हमारे पास में आई हैं जॉर्डन से, उसको दिखाते हैं आपको।
तो जो ये आप वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लिखा है कि भव्य स्वागत हुआ अम्मान में, उसकी कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें और साथ ही साथ भारत और जॉर्डन मिलकर वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे पे खास मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक होते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cash. बैग पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जॉर्डन यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि प्रस्तुत है अम्मान में आयोजित विशेष स्वागत समारोह की कुछ झलकियां। भारत और जॉर्डन वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
तो देखा आपने किस प्रकार से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है और प्रधानमंत्री ने भी वैश्विक भलाई के लिए मिलकर भारत और जॉर्डन को साथ काम करने की बात रखी है। हमारे साथ में मीना सिंह राय जी लगातार मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। हम चर्चा भी कर रहे थे। मीना जी, किस तरह से देखा जाए इन तस्वीरों से एक मोमेंटम सेट होता दिखाई पड़ रहा है, अब यहाँ से कैसे भारत और जॉर्डन आगे बढ़ने को तैयार है? अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज बात करें तो किन जगहों पर आपको ज्यादा स्पेस नजर आता है कि जहां पे दोनों देश मिलकर आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे आर्थिक संबंध हैं, मैं ये कहूंगी जितना पोटेंशियल है उससे कम है। मतलब वो अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पर अभी आपने कहा कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी अगर हम देखें, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, फर्टिलाइजर का जो एरिया है, जो हम ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, जॉइंट इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो एक तो वो क्षेत्र है, वो सेक्टर है जिसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एक है टेक्सटाइल का, जो वो एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जो जॉर्डन है वो एक हब हो सकता है। हमने अभी IMEC की भी बात करी, कनेक्टिविटी की बात करी, और जो वहाँ पे टेक्सटाइल जो है वो सेक्टर में हमारे ऑलरेडी काफ़ी कुछ है वहाँ पे, लेकिन हम उसको एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं। और हमें एक्चुअली सोचना भी पड़ेगा, FTA या सीपा जैसा कुछ एग्रीमेंट भी सोचना चाहिए। जब आप किसी भी देश के साथ अगर आप आर्थिक संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं तो, और जॉर्डन एक बहुत ही अहम, मेरा मानना है, जो जिस जगह पे वो हैं, जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, चाहे हम सी कनेक्टिविटी देखें, चाहे हम उनके पड़ोसी देशों को देखें, और जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो आर्थिक मामले में मेरा मामला है एक फूड सिक्योरिटी, दूसरा हमारा टेक्सटाइल, और तीसरा मैं कहूँगी जो इस वक्त टूरिज्म जो है जी, जो आपने पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करी है, फिल्म इंडस्ट्री की बात करी है, वहाँ शूटिंग हुई है पहले भी, लेकिन अगर उसको अगर हम देखें तो उससे यूथ का एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है टूरिज्म। और मेरा ये मानना है अगर हम आगे अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं तो यूथ का वहां पे जाना जी, और वहां पे चाहे वो आर्थिक संबंध की तरह लें, चाहे हम कल्चरल कनेक्ट की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा है, बिल्कुल एक बड़ा आधार हमारे युवा हो सकते हैं दोनों देशों के संबंधों को सेक्टरली अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया मीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के इस दौरे पर विस्तार से बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का मौजूदा जॉर्डन दौरे के पल पल की खबरें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मिला। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर, ये अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। कौन है जो
जो जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर राजनीतिक बवाल हो गया है। इस मुद्दे पर आज संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी ने विरोध किया तो संसद में गतिरोध भी देखने को मिला। पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रियंका गांधी इस वीडियो को झुठलाती सी नजर आई। तो जिन कांग्रेसी नेताओं ने पीएम को अपशब्द कहे थे वो आज भी अपनी बात को वापस लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। हालिया मामले से पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पीएम मोदी को और उनके परिवार को अपशब्द कहे गए हैं। रविवार को कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहे गए अपशब्द ने शीतलहर में भी देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। भाजपा ने कांग्रेस के भाषाई मर्यादा के उल्लंघन पर हल्ला बोल दिया है। इसकी गूंज आज संसद के दोनों सदनों में इतनी जोर से टकराई कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। भाजपा सांसदों ने दोनों सदनों में पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारों के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाया गया नारा कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर लोकसभा में भी मामला गरमाया रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रैली में आपत्तिजनक भाषा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया है। रिजिजू ने कहा कि ये नारेबाजी उस रैली में की गई जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफी मांगना चाहिए। नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बावजूद भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इसे झुठलाती नजर आईं। कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। प्रियंका गांधी भले ही इससे इनकार कर रही हैं, लेकिन वीडियो में विवादित नारा लगाती हैं। एक कांग्रेसी नेता मंजू लता मीणा अपने बयान पर अब भी कायम है। मंजू लता मीणा राजस्थान के जयपुर सिटी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बताई जा रही हैं। तो आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। कायम है। हाँ। लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित नारेबाजी से देश भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। कब्र किसकी खुदेगी, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो तो अपने लिए खोदते हो। कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा। उनकी यही भाषा है, उनकी यही संस्कृति है। अब इसी संस्कृति पर वो देश का पर राज करने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। अब तक के प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी को गालियां निकालते थे, परंतु अब तो प्रधानमंत्री की मृत्यु मांग रहे हैं। दिखता है कि कांग्रेस का डीएनए किस स्तर तक गिर गया है। अपेक्षा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी देश से माफी मांगेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की रैली का आयोजन हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बड़ी सियासी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। की देगी
देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मीरज। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cafe. बैग पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं, सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। ऑर्डर ले ले भाई। ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। और ब्रिक्स से जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए कल की कांग्रेस की रैली में। उस पे आज दिन भर संसद से लेकर सड़क तक घमासान देखने को मिला। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, पीएम का अपमान, संसद में घमासान, और ये अपने आप में लगातार राजनीतिक रोज से ये मामला गर्मा गया। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। आप तीनों का स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही कि अगर कल की इस रैली में जो पूरा वाकया हुआ है, निश्चित तौर से आपने भी देखा होगा, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना अगर किया गया है तो किसी बड़े नेता के द्वारा इस पे माफी मांग लेना और बात को खत्म कर देना चाहिए था, बल्कि कोई भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नजर नहीं आ रहा कि साहब ऐसा हुआ भी है। संदीप जी। आर्यन जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी बात पर डिस्कशन हम बिहार चुनाव में कर रहे थे। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि जिस पर आपने एलिगेशन लगाया था बिहार में, वो कहाँ है? आज भी वो बाहर क्यों टहल रहा है? भाई, मोदी जी की माँ को गाली देने वाला टहल रहा है बाहर। आप सिर्फ सच्चाई यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए अपने ही नेता को अपने ही लोगों के द्वारा हमारे कुछ नेताओं का इस्तेमाल करके सर जयपुर की महिला विंग की अध्यक्ष है वो महिला जिन्होंने, मीना जी, जिन्होंने ये पूरा उन्होंने पूरी ये बात कही। उन्होंने कल के बाद भी स्वीकारा कि हाँ मैंने ये कहा, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। दूसरी एक और महिला है, वो भी जयपुर की महिला कांग्रेस की नेत्री है। तो ऐसे में ये मत कहिए कि वो बीजेपी के नेता, वो आइडेंटिफाइड है और कैमरे पर स्वीकार कर रही है। सर अब इसको तो स्वीकारिए, अभी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया। संदीप जी। आर्यन जी, मैंने क्या कहा कि जिस तरीके से अभी देखिए, हमारे एक नेता है, बहुत बड़े नेता है, वो जो है यूएन में कुछ रहे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है एक टूल किट के रूप में। तो वैसे हमने क्या कहा कि हमारे ही नेताओं को इस्तेमाल करके अपने आप को गाली दिलाते हैं, उसके बाद सर ऐसे नेता आपके यहाँ है क्यों? अगर तो फिर तो ये और बड़ी गलती है कि आपके यहाँ रहते हुए आपके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसी सर आपकी संगठन की चल रहा है? सर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पदवी दे रखा, तो कल से लेकर अभी तक, कल से अभी तक आपने उनको निकाला क्यों नहीं पार्टी से कि भाई अगर वो बीजेपी के शब्द बोल रहे हैं तो फिर? आर्यन जी, मैं आपकी बहुत बड़ाई करता हूँ। आज बहुत दिन बाद आपके साथ रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप ना अर्णव गोस्वामी है और ना श्रीवास्तव जी हैं, आप आर्यन जी हैं, उसको मत छोड़िए, कृपया मेरी बात आने दीजिए।
अरे विषय पर बोलिए ना भाई, गाली सर मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेना है संदीप जी, एक ब्रेक लेना है, फिर मुद्दे पे ही लौटते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। इसी मसले पे आपसे भी बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कल कांग्रेस की रैली के दरमियान दिए गई गालियां, कहे गए अपशब्दों को लेकर आज सियासत लगातार गरमाई हुई है। अवधेश जी, क्योंकि कांग्रेस आज भी इस पूरे मसले को लेकर डिनाइल नजर आ रही है, तमाम बड़े नेता से लेकर नीचे तक लगातार। अवधेश जी, संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा अवधेश जी का एक जिक्र ले लेना, मैं आता हूँ। आप पर्याप्त समय, संदीप जी पर्याप्त समय आता हूँ आपके पास, अवधेश जी। देखिए, आपने, हम पूरे देश ने देखा है कि वो जो महिला है मीना जी, वो लगातार कह रही है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। तो वो महिला की आवाज नहीं है। इस समय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जब से सोनिया गांधी जी के परिवार के हाथों में आया है, ये कोई पहली बार थोड़े भाषा है। जब इस पार्टी के शीर्ष नेता बोल सकते हैं कि अब नरेंद्र मोदी से भय खत्म हो गया है, लोग जूता फेंकेंगे, निकलेगा तो डंडों से पीटेंगे प्रधानमंत्री को, और जिस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं वही कार्यकर्ता बोलते हैं, वो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में राजनीति की भाषा को कम से कम इस सीमा तक रखती कि कोई व्यक्तिगत किसी के प्रति अपशब्द या उसके लिए ऐसी भाषा न प्रयोग हो, तो बोलते कि हमारे कार्यकर्ता ने गलती किया है और उसके लिए पार्टी खेद व्यक्त करती है। अवधेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, हम एक बार सीधे रुक करते हैं, क्योंकि जॉर्डन की यात्रा में प्रधानमंत्री है इस वक्त, तो कुछ और तस्वीरें वहां से हम आ रही हैं, दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा और ये डेलीगेशन लेवल की जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की। Because our countries will mark 75 years of diplomatic relations. And I believe that this visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples.
And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people. And some of these, I think, we could discuss more in depth during dinner. We warmly welcome the signing of the agreements and MOUs during your visit, as they will further advance our cooperation and open new avenues for collaboration. We also look forward to the Jordan-India Business Forum taking place tomorrow as an opportunity to discuss business-to-business partnerships and the potential for joint investments in vital sectors. And I believe that this forum comes at a meaningful moment, offering a platform to expand trade, encourage investment, and build stronger connections between our two nations. Your Excellency, once again, I welcome you to Jordan. I look forward to a productive discussion, and I'm sure this will pave a way for a brighter relationship between our two nations and shared progress. Wonderful to have you back here in Jordan, sir. Your Majesty, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। All Jordanians, we welcome you back to Jordan. Your presence here carries deep significance, as you mentioned earlier on, because our countries will mark 75 years of diplomatic relations. And I believe that this visit reflects decades of friendship, mutual respect, and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples.
And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of जॉर्डन के दौरे पे हैं और जॉर्डन के किंग के साथ में उनकी शिष्टमंडल स्तर की डेलीगेशन लेवल की बातचीत के दरमियान प्रधानमंत्री का जो शुरुआती संबोधन है उसमें सीधे तौर पे सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर संकेत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस शुरुआती संबोधन के क्या बड़े मायने हैं, हम बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, अगर देखा जाए तो भारत और जॉर्डन मिलकर किस तरीके से कई क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, वो एक खाका दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ वैश्विक शांति और आतंकवाद के खिलाफ भी कैसे मिलकर सहयोग पे आगे बढ़ना, एक साजिश समझ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अवधेश जी, देखिए, जॉर्डन के जो शाह परिवार है वो सीधा पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज से आते हैं। इसका महत्व जो है वो इस मायने में अत्यधिक है, क्योंकि इस समय दुनिया में जिस ढंग से इस्लामिक चरमपंथ है और एक पाकिस्तान के को अमेरिका द्वारा अपनाने के बाद एक असहजता की स्थिति पैदा हुई है, और साथ ही साथ इस समय यहूदियों की हत्याओं को लेकर के प्राइम मिनिस्टर के भाषण में बाकी, क्योंकि ये 37 साल बाद जो है ना फुल फ्लेज यात्रा है द्विपक्षीय। प्राइम मिनिस्टर 2018 में गए थे, लेकिन इस ढंग के प्रतिनिधिमंडल की वो यात्रा नहीं थी। और तो जॉर्डन के भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए ये इस समय व्यापार उसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉर्डन आप जानते ही हैं दुनिया के संपन्नतम देशों में से है। उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, आधुनिक क्षेत्र में आधुनिक सोच है उसकी। एक जॉर्डन ऐसा देश था जिसने सबसे पहले ईरान के साथ लड़ाई समाप्त करके संबंध स्थापित, इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए। फिलिस्तीनियों ने जब यहाँ के हवाई जहाज इनके घुस कर इनके राज्य में अव्वल के हवाई जहाज का अपहरण कर लिया, तो उस पर गोली चलवाई, मरवाई यहाँ से। तो ये इस समय की जो यात्रा है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके मॉडर्नाइजेशन के प्रयास और साथ साथ दुनिया में जो एक बीच के रास्ता निकालने की कोशिश है उदारवाद की तरफ से, वो महत्वपूर्ण है इस समय दुनिया के लिए जी, और वो बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो उसलिए बाकी तो जो हमारे संबंध है वो रहेंगे। इस समय भारत की जो यात्रा है, बदलती हुई विश्व व्यवस्था में जो भारत जो नई विश्व व्यवस्था जो खड़ी होगी उसका अभी रूप हमारे सामने नहीं है। पुरानी विश्व व्यवस्था बदल चुकी है। अमेरिका ने अपना बिल्कुल एक ऐसा बदला है ट्रंप के नेतृत्व में जिसको पता नहीं चल रहा है कल क्या होगा। रूस का अलग युद्ध चल रहा है, तो एक नई रूपाकार ले रही है। उसमें जॉर्डन जैसे देश से प्राइम मिनिस्टर यहां से आपको पता ही इथियोपिया जाने वाले, फिर वहां से आके एक दूसरे देश में जाएंगे, अरब के देश में ओमान में जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है यहाँ से, जॉर्डन से जो समझौते होंगे उसका असर दूसरे देशों पर पड़ेगा। और इस समय जो अमेरिका से हमको व्यापार की क्षति हो रही है और आने वाली होने वाली है भविष्य में, तो अमेरिका के लिए भी संकेत होता है कि धीरे धीरे उस प्रकार से हम बाजार अपना विकसित कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री के साथ है। बिल्कुल अवधेश जी, आप रहिएगा हमारे साथ में। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण मौके पर जो अपनी बात रखी है उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। योर मैजेस्टी, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं
गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना कि जब वो जॉर्डन के किंग के साथ मुलाकात कर रहे थे, ओपनिंग रिमार्क्स में सीधे तौर पे दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों में मिलकर साथ आगे बढ़ने को लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन था। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अवधेश जी, साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हो, उग्रवाद हो या फिर अतिवाद हो, उसके खिलाफ जॉर्डन ने अपने देश में और क्षेत्रीय स्तर पर एक कड़ा संदेश दिया है और अपने आप में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिहाज से जॉर्डन के प्रयासों की सराहना भी प्रधानमंत्री करते नजर आ रहा है। देखिए, कई बार कूटनीतिक बातचीत होती है, इसमें दो मत नहीं है कि जॉर्डन ने अपने को बहुत कुछ इससे अलग रखा है और इसीलिए भारत के संबंध इस समय काफी गहरे हैं। देश को पता होना चाहिए कि जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है, पहला नहीं है क्योंकि अमेरिका की वहां बड़ी है, तो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और अब लंबे समय तक जॉर्डन के लिए कोई डायरेक्ट हमारे यहाँ से विमान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुंबई से अम्मान तक का विमान चल रहा है और भारतीयों के लिए सुविधा हो गई है कि ऑन अराइवल वीजा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अब वहां जा रहे हैं। तो इस समय जो मेन चर्चा थी, एक तो टेररिज्म पर थी, जो स्थिति हो रही है इस समय दुनिया में, और पाकिस्तान को लेकर की जो समस्या है, बांग्लादेश को लेकर समस्या है, उस पर अब क्या बात होगी अंदर प्रधानमंत्री से मुझे नहीं मालूम है। जो हमारे लिए जो खासकर एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा की सुरक्षा है, वो महत्वपूर्ण है। उसमें जॉर्डन हमारे लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है, उस पर बातचीत होनी है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, खासकर कि आपने जो मॉडरेशन की दृष्टि से दुनिया भर में कट्टरवाद की दृष्टि से जो कदम उठाए हैं, उसका विश्व शांति की दृष्टि से असर है इस समय पड़ेगा। तो अब वहां जो कुछ होना है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगा तो हम लोगों को डिटेल पता चलेगा। लेकिन सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस की दृष्टि से और खासकर आतंकवाद और ऊर्जा सहयोग की दृष्टि से, व्यापार और निवेश का तो वो सब पहले से तय है, वो हो जाएगा। जॉर्डन से हमारे संबंध बिल्कुल गहरे होते हैं। आप जानते हैं जॉर्डन फिलिस्तीन का भी पड़ोसी है, इजराइल का भी पड़ोसी है, जी, मिस्र का भी पड़ोसी है। तो इसलिए जॉर्डन का बहुत यूनिक उसका पोजीशन है, क्योंकि वो मोहम्मद पैगंबर साहब के परिवार से आते हैं, वहां जो किंग हैं, तो वो उनका एक पोजीशन है। और जॉर्डन बाकी कंट्रीज के साथ उस ढंग से यहां से न तो टेररिस्ट निकले हैं, न ये कभी आक्रामक बोलता है। तो इसकी एक अलग खासियत है। मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री अपने जो उनके मिडिल ईस्ट के संबंध रहे हैं, उसको नए सिरे से ज्यादा संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर भले ही वो छोटा देश है जॉर्डन, लेकिन जॉर्डन अगर हमारे लिए एक बड़ा व्यापारिक साझेदार बनता है, तो उसके माध्यम से अन्य देशों तक जाने में हमको सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, उसकी भौगोलिक जो मौजूदगी है जॉर्डन की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ में संबंधों को गतिशीलता देने को लेकर प्रधानमंत्री का ये कहना, अवधेश जी, कि गति भी और गहराई
गहराई भी अब ये बढ़ने वाली है, तो शब्दो चयन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके मायने भी, संदेश भी, संकेत भी, ये सिर्फ भारत और जॉर्डन के लिए नहीं बल्कि एक इस यात्रा के क्षेत्रीय और वैश्विक संदेश भी हैं। अवधेश जी। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, वो परंपरागत भाषाओं में वो थोड़े बहुत होता है, लेकिन वो शब्दों का चयन अपने हिसाब से करके उसमें परिवर्तन कराते हैं कि सामने वाले पर असर हो। और कूटनीति में बात ठीक है कि मूल चीज देशों के इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आपकी भाषा और भाव भंगिमा का कूटनीति में प्रभाव होता है। और एक समय था जब प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन जाना था, डायरेक्ट फिलिस्तीन का फ्लाइट नहीं था, तो एक ट्रांजिट जो है उनके 2 घंटे के लिए वो उतरे थे जॉर्डन में, और उस समय जो है जॉर्डन के किंग उनसे मिले थे। और उसके बाद जब जॉर्डन के किंग आए थे 15 दिन बाद ही भारत में आए थे, तो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत भी किया था। और जब प्रधानमंत्री इजराइल के बाद फिलिस्तीन की यात्रा पर थे, तो यह भी सच है कि जॉर्डन का जो एयर फोर्स है वो 2 तरफ से इनको सुरक्षा दे रही थी प्रधानमंत्री के विमान को। तो उस लेवल तक के संबंध है। लेकिन आज के संदर्भ में खास कर ये जो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो उथल पुथल हुई है दुनिया में, वो नए सिरे से, और हमने जो भारत हमारे मध्य पूर्व यूरोपीय जो गलियारा हमारी बनाने की कोशिश है जी, जो कि पाकिस्तान के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का एक उदाहरण है कि हम भी बना रहे हैं, वो अफगानिस्तान से उस तरफ, उसमें जॉर्डन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। आप देखिए, आप जो बात कर रहे हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईमैक की आप जो जिक्र कर रहे हैं, और हमने उसके बारे में रिपोर्ट भी अभी दिखाई थी कुछ देर पहले, कैसे ये अपने आप में ना सिर्फ वर्ल्ड सप्लाई चेन को बढ़ाएगा बल्कि उसकी समय को भी कम करेगा, जो लागत आती है उसको भी कम करेगा, और एक वैश्विक भरोसा भी पैदा होगा कि साहब किस प्रकार से सामानों का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट तरीके से आवागमन तेजी से बेहतर होगा। आपको लगता है कि उस लिहाज से भी जॉर्डन की और भारत की दोस्ती एक बड़ा रंग ला सकती है, और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें सहयोग के तमाम ऐसे पोटेंशियल या कहा जाए संभावनाएं भी हैं, जिस नजरिए से मौजूदा यात्रा में तमाम प्रकार की गुंजाइशें दिखाई पड़ रही हैं व्यापारिक रिश्तों को लेकर, आईमैक को लेकर? देखिए, जॉर्डन के साथ अगर जॉर्डन का महत्व नहीं होता और जॉर्डन को भारत में अपने लिए नहीं लगता कि उनके पास जो धन है वो काफी मात्रा में यहाँ निवेश हो सकता है और फिर दुनिया का बाजार उनको भारत के माध्यम से मिल सकता है, तो ऑन अराइवल वीजा की स्थिति नहीं होती। और ये जो भारत ने जो योजना दी है, भारत मध्य पूर्व और यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर काबिल का, वो सहमति से ही हुआ है ना, उसमें उसकी एक बड़ी भूमिका है। और चूंकि ईरान इस समय थोड़ी सी दूसरे पोजीशन में है और ईरान की भी उसमें बड़ी भूमिका है, तो उसमें जॉर्डन के आ जाने से जॉर्डन दूसरे देशों से भी बात करने का हमारा माध्यम होगा। तो वो भी एक महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री एक कंप्लीट एक कॉन्फिडेंस पैदा करना जॉर्डन के साथ कि इसमें दुनिया का भविष्य है। और जिस ढंग से इस समय दुनिया की बड़ी शक्तियां, यूरोप ने जो है बहुत मामलों में सरेंडर कर दिया है और यूरोप कमजोर पड़ रहा है, रूस के सामने कमजोर पड़ा है। अमेरिका की अपनी एक अलग पॉलिसी है कि नेशन को अपने में सिमट दो, हर देश के साथ उनको मुनाफा ही केवल चाहिए। वो स्थिति पैदा हो गई हुई है दुनिया में। तो उसमें हम अगर ऐसे देश मिल करके और एक कॉरिडोर बना करके और व्यापार करते हैं, तो हमारी अपनी दूसरे पर निर्भरता हमारी घटेगी और इन देशों को कल आ करके फिर हमारे साथ उसमें जुड़ना पड़ेगा। तो यह इस कूटनीति का और भविष्य की दृष्टि से इसको समझाने की आवश्यकता है कि फिर दुनिया का जो पूरा खाका है, जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, विश्व व्यवस्था होगी, उसके निर्धारण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और तब हम तनावपूर्ण व्यवस्था की जगह हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्ववादी व्यवस्था की स्थापना कर सकेंगे, जहां छोटे से छोटे देश को भी टेक्नोलॉजी तक पहुंच होगी, व्यापार तक पहुंच होगी, उसको सहायता मिल सकती है, वो कहीं जा आ सकते हैं वहां के लोग। जी अवधेश जी, क्योंकि जो शुरुआती संबोधन प्रधानमंत्री का रहा, हालांकि विस्तार से तमाम बातों का जिक्र हमें बाद में पता लगेगा, जैसा आपने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन गाजा की शांति और उसके स्थायित्व और स्थिरता को लेकर भी प्रधानमंत्री के शुरुआती संक्षिप्त संबोधन में उसका जिक्र आना और जॉर्डन के द्वारा तमाम पहल की सराहना करना, यह भी दिखाता है कि जो तमाम वैश्विक गंभीर या कहा जाए उलझे हुए मसले हैं, वहां पर भी भारत और जॉर्डन जैसे देश मिलकर एक साझा समझ के साथ आगे बढ़ने को तत्पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहले भारत की कूटनीति में थोड़ी हिचक थी कि एक देश में जा रहे हैं तो इसकी समस्या का भी बात मत करो, लेकिन जो समस्या है उसमें बात तो करनी पड़ेगी ना कि अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं
और गाजा के कारण हमारे देश में फिलिस्तीन के नाम पर क्या से क्या हो जा रहा है। कल ऑस्ट्रेलिया में उसी के नाम पर आप समझिए कि पिता पुत्र माने बाप ने बेटे को भी आतंकवादी बनाया, पाकिस्तानी मूल के दोनों, और दोनों ने वहां जाकर के यहूदियों को मार दिया, यहूदियों पर अटैक हो रहा है। हमारे यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बनानी पड़ी है। और जो हमारे यहाँ 2008 26 नवंबर 2008 के हमले थे उसमें यहूदियों को भी निशाना बनाया गया था, आपको पता ही है। तो वो जो समस्या है उसके समाधान के लिए जिस ढंग से ट्रंप ने कहा कि भैया हम तो उसको कब्जे में लेके और नया बना के बसाएंगे, किया कुछ नहीं है। तो हमारे लिए तो बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर अरब कंट्रीज इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत इजराइल को मान्यता देता है। तो जब भारत जा रहा है, जॉर्डन जैसे देश जिसने इजराइल के साथ समझौता किया, युद्ध समाप्त किया है जी। और तो वहां ये बात करना तो आवश्यक है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है, सुन्नी मुसलमान कंट्रीज है खासकर वो, तो उनके माध्यम से कोई बातें होगी उसका महत्व जाएगा। चुप भी रह सकते थे, लेकिन गाजा की समस्या का समाधान का मतलब हुआ कि फिलिस्तीनी की समस्या का समाधान और पश्चिम एशिया में शांति की महत्वपूर्ण पहल। बिल्कुल एक बड़ा संदेश शांति, स्थिरता और वैश्विक भलाई को लेकर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया अवधेश जी इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब हर तरह का केस लड़ना हुआ आसान। MIG लीगल एड सोसाइटी इंसाफ में आपका हमसफर। अगर आपकी आमदनी 60,000 रुपए महीने तक है और केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लायक है तो फौरन अप्लाई करो। एप्लीकेशन की मंजूरी होने पर अपना मनपसंद वकील सोसाइटी के पैनल से चुने। टोटल फीस 15,000 रुपए से कम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपाउंड में ही है MIG लीगल एड सोसाइटी, 108 लॉयर्स चेंबर। संपर्क करो जल्दी। जागो ग्राहक जागो। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन आज राज्यसभा में हल्के गतिरोध के बीच तमाम विधायी महत्वपूर्ण कामकाज को आगे बढ़ाया गया। इंडिगो हवाई सेवा में अव्यवस्था को लेकर सरकार ने कहा है कि किसी भी हालात में हवाई सेवा कंपनियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। दोपहर बाद सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा देखने को मिली। इंडिगो हवाई सेवा में अव्यवस्था को लेकर उठे सवाल पर राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में एयरलाइंस द्वारा तय किए जाने वाले किराए की एयर सेवा ऐप के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि किसी भी हालत में हवाई सेवा कंपनियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे DGCA में है, उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे, लाना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है, ताकि अगर पैसेंजर किसी को लगता है कि ये प्राइस ये हद से ज्यादा है, ये इस समय में होना नहीं चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकता है, तो हम जरूर उस पे ऊपर कार्रवाई करके एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री पर गलत बयानबाजी को लेकर हुए हंगामे के बाद सदन में कामकाज सुचारू रूप से चला और चुनाव सुधार पर पिछले सप्ताह से चली आ रही चर्चा आगे बढ़ी। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद शमीक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि 64 लाख ऐसे वोट हैं जिनके पिता और पुत्र की आयु में 15 साल का ही अंतर है। उधर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। The year of 2005 on 4th August, what Mamata Banerjee said, वही बात आज हम दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो आप ये घुसपैठियों से मुक्त करो। 64 लाख ऐसे वोटर का नाम पाए गए अब तक, जिसका पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस है सिर्फ 15 ईयर्स। सर इससे मुक्त होना चाहिए। अरे उस वीवीपैट स्लिप को आप डब्बे में गिराते हैं, अरे हमारे हाथ में दे दीजिए, हम हाथ में उसको फोल्ड करके डब्बे में डाल देंगे, उसकी काउंटिंग होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए।
चुनाव सुधार पर सदन में हुई विस्तार से चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने माना कि चुनाव सुधार समय की आवश्यकता है और इसके लिए निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में आज गतिरोध भी देखने को मिला तो विधायी कामकाज भी हुआ। लोकसभा में 11 बजे फिर दोपहर 2 बजे भारी व्यवधान हुआ और सदन स्थगित हुआ, लेकिन दोपहर बाद जब सदन बैठा तो परमाणु ऊर्जा पर विधेयक पेश किया गया तो 71 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने वाला बिल भी लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। सोमवार को सुबह लोकसभा की कार्यवाही में व्यवधान देखने को मिला। पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में विधायी कामकाज में प्रगति देखने को मिली। 2 अहम बिल सदन के पटल पर रखे गए। विपक्ष के विरोध और आपत्तियों के बीच लोकसभा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा बिल पेश किया गया। कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने बिल के पेश किए जाने का विरोध किया। परमिटिंग प्रॉफिट सीकिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन in ultra-hazardous nuclear activities while simultaneously limiting liability, granting statutory immunities and restricting judicial remedies undermines the state's. इस बिल में निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी का प्रावधान है। इससे देश को 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करने में मदद मिलेगी। ये देश के लिए क्लीन एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहद अहम है। If it is assumed, even if it is assumed that it is not in the competence of the House to bring in a bill related to nuclear energy or atomic energy, may I remind the honourable members and the House that the same House brought the Atomic Energy Act 1962 when Pandit ji was the Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. इससे पहले लोकसभा में अप्रचलित कानूनों के निरस्त करने से जुड़ा बिल सदन के पटल पर रखा गया। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 पुराने कानूनों को निरस्त और संशोधित करेगा। I rise to move for leave to introduce the repealing and amending bill 2025, which provides for repealing of certain enactments and to amend certain other enactments. इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पेश किया। Introduce a bill to enable and empower the universities and other higher education institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate universities and other higher educational institutions to become independent self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy. दोपहर बाद लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। If there is a demand for additional urea utilization, it's a business of the government to get it. There has been a very careful management. I must appreciate the fertilizers in the department, which carefully imports in time. Indian farmers have not been let down by the ministry. They've ensured that there will be, timely dispersal both for the Kharif and the oncoming Rabi. सोमवार को सुबह भले ही व्यवधान देखने को मिला, लेकिन दोपहर बाद विधायी कामकाज में खूब प्रगति देखने को मिली। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का कल ऐलान हुआ था और आज उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली पहुंचने पर नितिन नवीन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया तो पार्टी कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी अगवानी की। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी है। नितिन नवीन की मिली ये बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में नई पीढ़ी को तैयार करने के तौर पर या कहा जाए ट्रांजिशन के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति, नए संकल्प और नई ऊर्जा का स्पष्ट संदेश देते हुए नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी भाजपा नेताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारे माननीय नितिन नवीन जी हैं, संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन। बहुत ही विनम्र समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। इससे पहले नितिन नवीन के दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अनेक नेताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। पूरा भारत खुश है। एक तरफ मोदी जी का तजुर्बा, दूसरा तरफ युवा देश का ऊर्जा, ये दोनों मिलकर एक नया भारत हम लोग देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। बहुत खुशी की बात है कि बिहार से कोई इस जगह पर, और इसलिए भी कि नॉर्मली जो पार्टी मैं देखता हूँ पारिवारिक पार्टी है। आप में क्षमता है, लायक है, नहीं है, नालायक है कि कुछ भी है, तो आप वो जगह फिक्स है। इसी पार्टी में हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता कहीं से कहीं पहुंच सके। भाजपा में नितिन नवीन की पहचान एक संगठनात्मक नेता के तौर पर है। नवीन अभी पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। नवीन ने पार्टी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी शामिल हैं। 45 साल की उम्र के नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी में एक प्रकार से नई जनरेशन को नया और बड़ा मौके के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है। आप एक बार फिर से रुक करते हैं प्रधानमंत्री जो इस वक्त जॉर्डन के दौरे पे हैं, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री इस वक्त जॉर्डन के दौरे पे हैं और जॉर्डन अपने आप में गल्फ देशों का जो संगठन है जीसीसी, उसका भी अपने आप में सदस्य है। और कैसे भारत के इस गल्फ इलाके के तमाम देशों के साथ में सहयोग है, संबंध है, क्योंकि तमाम देशों की अगर बात की जाए तो भारत के विस्तारित पड़ोसी के तौर पे इनको देखा जाता है। आइए आपको कुछ तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से भारत के महत्वपूर्ण संबंध है जीसीसी जो सहयोगी देश है उनके साथ में। इसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत जैसे जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं और इसमें भारत का विस्तारित पड़ोस के तौर पर एक तरीके से देखा जाता है, जहां पर भारत का अपने आप में एक विस्तारित पड़ोस दिखाई पड़ता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है इन तमाम देशों की अगर बात की जाए। जीसीसी जो देश है, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय इन देशों में रहता है और इन देशों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट के तौर पर भारत का एक लंबा बड़ा इतिहास है। व्यापार, निवेश, आधारभूत ढांचे और लोगों का लोगों से संपर्क, जनसंपर्क भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है इन देशों के साथ में। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता में योगदान के लिहाज से इन देशों का भारत के साथ संपर्क बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जीसीसी देशों के संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए, ये तमाम तथ्यों का हम जिक्र कर रहे हैं। कुल अगर यात्राओं की बात की जाए प्रधानमंत्री की तो बेहद महत्वपूर्ण है। यूएई की 7 यात्राएं प्रधानमंत्री ने की हैं, सऊदी अरब की 3 यात्राएं की हैं, कतर की 2 यात्राएं की हैं, ओमान की 1, कुवैत की 1, बहरीन की 1 और कुल 15 यात्राएं हैं 2014 मई के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है उसके बाद से इन जीसीसी देशों के तौर पे। तो भारत की जो अपने आप में ये गल्फ देशों तक एक पहुंच है, जो अरब देशों तक पहुंच है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन कुल 15 यात्राओं का अपने आप में बड़े मायने हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार $178 अरब के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ता है इन तमाम जीसीसी देशों के साथ में। साथ ही साथ निर्यात $56 अरब के आसपास में है। भारत का अगर हम जिक्र करें इन जीसीसी देशों के साथ में जो गल्फ देशों का सहयोग संगठन है, आयात $121 अरब के आसपास में है। तो अपने आप में व्यापारिक में भी क्षमताओं में तमाम प्रकार की गुंजाइश दिखाई पड़ती है।
वैश्विक व्यापार का लगभग 15.5% भारत का जो है वैश्विक व्यापार वो जीसीसी देशों के साथ में होता हुआ दिखाई पड़ता है। यूएई सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के तौर पर, भारत का एक मित्र राष्ट्र के तौर पर है यहाँ पर, और भारत में कुल निवेश की अगर बात की जाए तो जो जीसीसी देश है उनके माध्यम से 28 अरब डॉलर का निवेश भारत में दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी चर्चा आगे एक प्रकार से चल रही है कि कैसे और बेहतर तरीके से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाकर मुक्त व्यापार समझौते की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। इसका भी एक बातचीत का सिलसिला आगे दिखाई पड़ता है। भारत से जीसीसी देशों के निर्यात की अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, वाहन, लोहा इस्पात, चावल, मसाले, फल, सब्जियां, चाय, कॉफी, चमड़ा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी कि प्रोसेस्ड फूड, ये तमाम वो उत्पाद हैं जो भारत के जीसीसी को निर्यात होते हैं, यानी कि भारत की ओर से जाते हैं। तो अपने आप में ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो एक तरीके से आधार बनाते हैं व्यापारिक गतिविधियों को। अब आयात की अगर बात की जाए तो इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, उर्वरक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, धातुएं, मशीनरी, विद्युत उपकरण और पॉलीमर जैसे जो तमाम उत्पाद हैं, सामान हैं, ये भारत को एक तरीके से आयात करता है जीसीसी देशों के साथ में। तो व्यापारिक गतिविधियों का आधार के तौर पर ये तमाम जो उत्पाद हैं ये महत्वपूर्ण एक तरीके से अपना स्तर रखते हैं। देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो सऊदी अरब के साथ लगभग 41 अरब डॉलर के आसपास में द्विपक्षीय व्यापार है। यूएई के साथ में 100 अरब डॉलर का, ओमान के साथ 10, कुवैत के साथ 10, कतर के साथ 14 अरब डॉलर के आसपास, बहरीन के साथ लगभग 1.6 डॉलर का और 178 कुल व्यापारिक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये अपने आप में दिखाई पड़ता है। तो निश्चित तौर से जो जीसीसी देश है उनके साथ भारत की बेहतरीन एक तरीके से साझेदारी है। साथ ही साथ जॉर्डन के साथ भी अगर बात की जाए तो इस भारत का जो पूरा इस इलाके को लेकर अपने जो विदेश नीति है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने आप में भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा 3 देशों की उसका पहला पड़ाव जॉर्डन है। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम एक बार आपका परिचय कराते हैं। एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर भाटिया, हमने देखा कि प्रधानमंत्री का जॉर्डन के किंग के साथ में जो मुलाकात हुई है शिष्टमंडल स्तर की, उसके शुरुआती संबोधन को हमने सुना। एक बहुत साफ तौर का संकेत दिखाई पड़ रहा है, ना सिर्फ आपसी दोस्ती को आगे बढ़ाने को लेकर बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर साझा समझ सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। मिस्टर भाटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि जो इन विशेष पर्वों पर, विशेष समारोहों पर हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वो बहुत सोच समझ कर कहते हैं और उसके पीछे काफ़ी एक अच्छी तरह से तैयारी रहती है। और जैसा पहले भी देखा गया कि ये यात्रा ऐसी होती है जिसमें कि क्षेत्र की सभी मुख्य मसलों के बारे में बातचीत करके एक समन्वय स्थापित किया जाता है। और दूसरी तरफ जो दोनों देशों के आपसी संबंध हैं उनको हर क्षेत्र में बढ़ाने का पूरा प्रयत्न होता है। ये आपने बहुत अच्छा किया कि एक पूरा का पूरा गल्फ मुल्कों के साथ जो भारत के संबंध हैं उनका ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। हम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में 2 मुख्य हिस्से हैं। एक जिसे कि हम पूरी तरह से अरब कम्युनिटी कहते हैं और दूसरी जिसे हम गल्फ कम्युनिटी कहते हैं। गल्फ भी अरब से हैं, मगर वहाँ पर ख़ास तौर से तेल या गैस की बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि की वजह से वो विशेष रूप से अमीर देश माने जाते हैं। जबकि जो मुख्य रूप से अरब देश हैं, चाहे वो जॉर्डन हो या इजिप्ट हो या लेबनान हो, वहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज हो इतने ज़्यादा भले ही ना हो जी, मगर वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के इतिहास की भूमिका, वहाँ की जो केंद्रीय भौगोलिक स्थिति है, उनकी सबकी वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। और ये सारे मुल्क जो हैं पैलेस्टीनियन क्वेश्चन जो है उसके पास में जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से एक और जटिलता सामने आ जाती है। तो मैं ये कहूँगा अंत में कि इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने 3 देशों को बहुत सोच समझ कर चुना है, मात्र इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे के पास में हैं और प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में जा रहे हैं
तो जल्दी से सबको करके आ जाएं। हर देश को चुनने के पीछे एक बहुत गहरी सूझबूझ है, समझ है, उसे हमें बात करनी चाहिए। मगर मैं इस समय मात्र यही कहूँगा कि बड़ी अच्छी तरह से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इनसे भारत के हितों को आगे बढ़ाने में हमें पूरी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल जाकिर हुसैन जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के शुरुआती उद्बोधन को हमने सुना, कैसे आतंकवाद जैसा जो एक विषय है उस पर एक आपसी समझ साफ तौर पे दोनों देशों की दिखाई पड़ रही है। वैश्विक शांति के लिए दोनों देश मिलकर काम करने को एक तरीके से साझा सोच के साथ आगे बढ़ने को नजर आ रहे हैं, और गाजा जैसी जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर जो प्रयास हो सकते हैं उसमें भी एक सहमति दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि आतंकवाद जैसी समस्या से निपटना और शांति स्थापना करना ये दोनों देशों का एक साझा एक लक्ष्य सा दिखाई पड़ता है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक साझा लक्ष्य है दोनों कंट्रीज का। और जॉर्डन उन कंट्रीज में से पहली कंट्रीज थी जिसने पहलगाम में भारत को प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और उसको कंडेम किया। और जॉर्डन भी जो है कुछ ऐसे जहां सिचुएटेड है जहां पर टेररिज्म का लगातार वो फेस करता रहता है। डिफेंस को ले लें, इंटरनेशनल पे साझेदारी को ले लें, और वेस्टर्न कंट्रीज से जो है ये जो है जॉर्डन कहा जाता है गेटवे टू ऑफ सऊदी गल्फ कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है। ये यूनाइटेड नेशन का बहुत ही अच्छा पार्टनर भी हमारे साथ रहा है। और जॉर्डन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो है अमेरिका का और यूरोप का किचन है। किचन का मतलब सारी पॉलिटिक्स जो है उस रीजन की जो बनती है ये बगैर जॉर्डन के लिए नहीं बन सकती है। जॉर्डन का रिलेशन इजराइल से भी बहुत अच्छा है। जॉर्डन जो है फलस्तीन में भी बहुत ही अच्छी रोल अदा करता है। तो ये एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि इराक को कनेक्ट करता है, फलस्तीन को कनेक्ट करता है, लेबनान को कनेक्ट करता है, सीरिया को कनेक्ट करता है, सऊदी अरब को कनेक्ट करता है, तमाम जीसीसी कंट्रीज को कनेक्ट करता है। और इनके जो बादशाह हैं वो कहा जाता है कि प्रॉफिट के लीनियज से आए हैं, उनकी संतानों में से हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस भी जो है मुस्लिम कंट्रीज में या मुस्लिम की नज़र में कुछ ज़्यादा ही है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए हम ये महसूस करते हैं। और ये जो विजिट हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है इस बात को सारी चीज़ें सामने रख रहे हैं। और ये पहली विजिट नहीं है, पहली मुलाकात नहीं हो, बल्कि 3-4 मुलाकात इस 3-4 साल में लगातार हुई है। 2018 में प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे जब फलस्तीन में, तो वहाँ रुके थे। फिर 2018 के बाद जो है वहाँ के जॉर्डन के किंग हमारे यहाँ आए, उसमें बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए। और जॉर्डन एक बहुत ही एड डिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि उसको इसकी अपनी इकोनॉमी जो है कुल मिला के जो है 53-54 बिलियन डॉलर है, अरब डॉलर है। लेकिन ये सारी जो है एड पर चलती है, मदद पे चलती है। और यहाँ पर जो है बहुत ही क्राइसिस की सिचुएशन रहती है, तो वो ये चाहता है कि भारत जैसी बड़ी कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट 1.5 बिलियन डॉलर यानी 1.5 अरब डॉलर का हमने किया है। और हम जो है जॉर्डन से बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद खरीदते हैं, फर्टिलाइज़र, फॉस्फेट वगैरह जो हम वहाँ से खरीदते हैं, तो हमारी जो है कृषि के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जॉर्डन जो है फार्मास्यूटिकल है, आईटी है, टेक्सटाइल है, 17,500 भारतीय वहाँ काम करते हैं, 15 जो है टेक्सटाइल कंपनीज वहाँ काम करती हैं। तो जॉर्डन की बहुत अच्छी खासी जो है इकोनॉमी जो है भारत से जुड़ी हुई है। और अगर हम जॉर्डन में अपनी पैड बनाते हैं तो न सिर्फ जीसीसी के ऊपर जो है हमारा एक प्रभाव रहेगा, बल्कि यूएस से उसका एफटीए एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ईयू से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अरब कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो वहाँ पर हम अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, अपनी कल्चरल पैट बढ़ाते हैं, अपनी जो है एजुकेशन बढ़ाते हैं, आईटी बढ़ाते हैं, फार्मास्यूटिकल बढ़ाते हैं, तो ये सिर्फ वही नहीं रहेगा, बल्कि इसके लाभ जो है हमको चारों तरफ मिलेंगे। वहां से बैठ के हम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से उस दिशा का कई मल्टी डायमेंशन एक तरीके से फायदा मिलेगा मिस्टर भाटिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें दोनों देशों में कहाँ पे वो पोटेंशियल नजर आता है और कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें, अब एक दोनों देश अपने अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसका फायदा उठाते हुए आगे बढ़े और दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन सी नजर आए, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो। एम्बेसडर भाटिया, देखिए, जो अभी जाकिर साहब बता रहे थे वो ठीक बात है।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम दोनों देशों के कैसे दृष्टिकोण हैं, सेक्टर वाइज या इकोनॉमी में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ तक जॉर्डन का सवाल है, जॉर्डन हमेशा भारत के इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। और दूसरी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी की जो खास तौर से टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का प्रगति हुई है, उसके बारे में उनकी बहुत दिलचस्पी है। तो जब ये इन्होंने बात करी फार्मास्यूटिकल की या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की या आईटी की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन देशों में, खास तौर से जॉर्डन में, उनमें इस बारे में बहुत ज़्यादा रुचि है और इसीलिए उस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। एक और बात है और वो टूरिज़्म की है। जॉर्डन को ये स्पष्ट हो गया है कि यदि भारत से हमें टूरिस्ट बुलाने हैं तो उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री को बुलाना है। तो जॉर्डन एक बड़ा खूबसूरत देश है जी, और वो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत की फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग हो, तो उससे भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जहाँ तक हमारा सवाल है जी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जो फूड सिक्योरिटी की बहुत ऊंची प्राथमिकता है जी, उसके लिए हमें खाद की बहुत ज़रूरत होती है और वो जो भी चीज़ें उसके लिए आवश्यक हैं जॉर्डन में मौजूद है और इसीलिए थोड़ा सा समय की सीमा जल्दी से जाकिर जी, अगर आप कुछ सेक्टर्स बता सके जल्दी से, थोड़ा समय की सीमा है। फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, आईटी और ये है कि फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए, और एजुकेशन का मामला है जी, और स्किल ट्रेनिंग का मामला है। आईटीसी में हमने 37 से बढ़ा के 50 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने का बढ़ा दिया है कोटा जी। और जॉर्डन को सारी चीजें चाहिए। अगर आप जॉर्डन को देखिए तो वो एक गेटवे टू अरब कंट्रीज है और गेटवे टू यूएसए एंड यूरोप। बिल्कुल, यूरोप के लिए इसीलिए शायद आईमेक को लेकर भी हमारी जो पहल है जी, वो बिल्कुल आगे बढ़ती। आईमेक का जो कनेक्टिविटी रूट हो रही है जॉर्डन से ही होके जाएगी। बिल्कुल, वो अपने आप में बड़ा स्ट्रेटेजिक एक नोड के तरीके से, थोड़ा वक्त की सीमा है। बहुत शुक्रिया मिस्टर भाटिया आपका और जाकिर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नफरत ने इंसानियत को एक बार फिर से लहूलुहान कर दिया। यहूदी समुदाय के पवित्र त्योहार हनुक्का के पहले दिन बोंडाई बीच पर हुआ आतंकी हमला न सिर्फ 15 जिंदगियां लील गया, बल्कि दुनिया के सबसे सख्त माने जाने वाले गन लॉ पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा, हथियार कानून और एंटी सेमेटिज्म पर सियासी बहस तेज हो गई है। तो वहीं इजराइल ने भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों और कैसे हुआ यह हमला, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को नफरती हिंसा का भयावह रूप देखने को मिला। यहूदी समुदाय को निशाना बनाते हुए बाप बेटे की आतंकी जोड़ी ने सिडनी की मशहूर बोंडाई बीच पर करीब 10 मिनट तक की अंधाधुंध गोलाबारी की। यह कई दिन चलने वाली यहूदी त्योहार हनुक्का का पहला दिन था। यहाँ जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। बेरहमी से किए गए इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस की गोली लगने से 50 वर्षीय हमलावर की मौत हो गई, जबकि 24 वर्षीय हमलावर के बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं खुद निहत्थे होते हुए भी हमलावर से सीधे भिड़ने वाले अहमद अल अहमद की बहादुरी की खूब प्रशंसा हो रही है, जिसके चलते कई लोगों की जान बच गई। हमलावर की गोली लगने से जख्मी हुए 43 वर्षीय अहमद का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ संदिग्धों से जुड़ी एक कार से कई विस्फोटक मिलने की भी खबर है। स्थानीय मीडिया ने हमलावरों के इस्लामिक स्टेट से संबंध होने की संभावना जताई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे सीधे तौर पर एंटी सेमेटिक यानी यहूदी विरोधी हमला बताया। वहीं इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में हथियारों पर प्रतिबंध से जुड़े कानूनों पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुलिस ने बताया है कि हमलावर बाप के पास 2015 से हथियारों का लाइसेंस था। उसके पास 6 रजिस्टर्ड हथियार थे। गृह मंत्री टोनी वर्क के मुताबिक हमलावर बाप 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और वहीं का नागरिक है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गन कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में गिने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि उनकी कैबिनेट ने बंदूक कानूनों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट में बंदूक लाइसेंस द्वारा मिलने पर हथियारों की संख्या पर सीमा लगाने और लाइसेंस कितने समय तक चलना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा। जहां एक तरफ इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा का मुद्दा चिंता का बड़ा कारण बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सरकार यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया को कटघरे में खड़ा कर रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की नीतियों पर सवाल उठाते हुए एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने कई अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी, जिसके बाद इजराइल से उसके रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आप कुछ और जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह की नमो कैंसर फाउंडेशन अयोध्या में एक आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में टाटा समूह की 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी कि स्वर्गीय रतन टाटा की परिकल्पना थी कि अयोध्या में नमो कैंसर फाउंडेशन के माध्यम से एक कैंसर चिकित्सालय हब विकसित किया जाए। इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अब फाउंडेशन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। भारत में नट्स और ड्राई फ्रूट सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक बार फिर मेवा इंडिया 2026 का बड़ा आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन भारत को नट्स और ड्राई फ्रूट्स आधारित पोषण अर्थव्यवस्था के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। मेवा इंडिया 2026 का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया जाएगा। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। ये जैव विविधता संरक्षण, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। सिलीसेढ़ झील देश की 95वीं रामसर साइट बनी है। इस सम्मान से झील और उसके आसपास पर्यटन के विकास, जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन, जलवायु सुरक्षा और सतत आजीविका को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के 2300 से अधिक कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश भेजे। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट। एक अंग्रेजी दैनिक को RTI के जरिए मिले आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। गोवा नाइट क्लब दुर्घटना के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आज लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने से जुड़े सभी औपचारिकताएं पूरी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि कल उन्हें भारत लाया जा सकता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को पहले दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन के तहत मुंबई से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। आतंकी मॉड्यूल को दुबई और अर्मेनिया से ऑपरेट किया जा रहा था। गिरफ्तार आतंकी पंजाब में हुए ग्रेनेड हमलों, हत्या और जबरन वसूली जैसे कई संगीन मामलों में वांछित थे। ये गिरफ्तारी आतंकी साजिशों की एक बड़ी कड़ी को तोड़ने में अहम साबित होगी।